सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 इसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता स्थापित करती है। आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना, उनका प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उनकी सत्ता का विस्तार, फिर बाद में हमने एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम इसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सर्वोच्चता का दावा। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने 1813 से 1823 तक शासन किया, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का यह मानना था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखती है। उन्होंने येन केन कारणों से पड़ोसी भारतीय रजवाड़ों पर आक्रमण करने शुरू किए, उनको डराया धमकाया और उनकी रियासतें धीरे धीरे अपने अधीन करने लगे। ये उनकी एक विस्तारवादी नीति का एक पहलू है। Claim for paramountcy. From the very beginning of the 19th century, company followed the rigorous policy of regional expansion. During the reign of Warren Hastings, whose reign was during 1813 to 1823, set a new paramountcy policy. Company claimed that its authority was supreme and paramount. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. Since in the previous part you have learned about the Lord Wellesley's policy of subsidiary alliance, wherein a British resident was appointed in the courts of Mughal emperor, and the very freedom of the emperor was snatched away, because all the important departments of the state, like the revenue, like the army, like foreign affairs, were retained by resident. Moreover, the kings or the nawabs were not allowed to maintain any bilateral relations with the neighboring state without the consent of the resident. Thus, the mere freedom or the authority of the nawab declined. They just remained a puppet in the hands of resident. So it was one form of the expansionist policy. कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, क्वीन ऑफ कित्तूर चेन्नम्मा, 1824 ईस्वी में अपने पति की मलसर राजा की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर के राजा के रूप में अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। यानी कित्तूर की जो रानी है उनका नाम क्या था? चेन्नम्मा, और उनके पति का नाम क्या था? मलसराजा। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक लड़के जिनका नाम था शिवलिंगप्पा, उसको उन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस दत्तक पुत्र को कित्तूर का शासक मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी कित्तूर की रानी के खजाने और कीमती आभूषणों और जेवरातों को भी हथियाना चाहते थे। उस समय उनकी जेवरातों की कीमत थी 15 लाख। ब्रिटिश ने मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी के तीसरे दल के साथ लगभग 20,000 सैनिकों, 400 बंदूकों और कुछ तोपों की सेना के साथ कित्तूर पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1824 के दौरान रानी चेन्नम्मा द्वारा बेलगावी के कलेक्टर और जॉन ठाकरे को युद्ध में हराया। 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट और स्टीवेंसन
को चेन्नम्मा द्वारा बंधक बनाया गया। यानी चेन्नम्मा ने दो ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट और स्टीवेंसन को 1824 में जो युद्ध हुआ उनमें उन्होंने बंधक बनाया, और साथ ही में बेलगांव के कलेक्टर और जॉन ठाकरे को युद्ध में हराया। दो ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट और स्टीवेंसन द्वारा बंधक बनाया गया। चैपलिन ने युद्ध जारी रखा और चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बेलहोंगेल किले में कैद रखा गया। 21 फरवरी 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। English refused to accept the adopted son of Chennamma and whose name was Shivlingappa as their heir to throne of Kittur after the death of her husband in 1824. British officer wished to grab the treasury and valuable ornaments and jewelry of Chennamma. The cost of the jewelry was around rupees 15 lakh. British Army charged over Kittur by Madras native horse artillery, which had near about 20,000 soldiers and 400 guns with few numbers of cannons. On October 1824, Queen Chennamma defeated collector of Belgavi and commander of John Thackeray. She had imprisoned two British officers, Sir Walter Elliot and Stevenson. Chaplin continued the battle and arrested and imprisoned her in Belhongal Fort. On 1829, Chennamma died. रायन्ना। कित्तूर साम्राज्य के सेनानायक संगोली रायन्ना ने 1829 से चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद भी छापामार युद्ध अंग्रेजों से जारी रखा। वो चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर का राजा बनाना चाहते थे। वह कुर्बा गौड़ा धनगर समाज से संबंधित था। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज़ों को नष्ट कर दिया। उनके चाचा ने ही उन्हें पकड़वाने में मदद की। बेलगावी जिले से 4 किलोमीटर दूर नंदगढ़ में उन्हें 26 जनवरी 1830 में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी की सज़ा दी गई। इस तरह से देखिए भारतीयों ने अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, यानी उनसे संघर्ष किया और इस तरह से उनकी गतिविधियों को समय समय पर आघात पहुंचाया। Raina, Sangoli Raina, the army chief of Kittur Kingdom, continued the guerrilla war to 1829 in vain until his capture. He wanted to install the adopted boy Shivlingappa as the ruler of Kittur. He belonged to Kurba Gauda Dhangar community. With popular support, he destroyed many British camps and documents. Raina's own uncle helped British to arrest him. Raina was executed by hanging unto death from a banyan tree about 4 kilometers from Nandgarh in Belgavi district on 26 January 1831. लुक एट दिस पिक्चर ऑफ रायना। ये देखिए ये रायना का एक चित्र है जिसको कर्नाटक में एक क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। आज भी इन क्रांतिकारियों पर बहुत सारी चलचित्र बने हैं, बहुत सारे नाटक यहाँ पर कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। एक बहुत ही सम्मान का दर्जा जो है इन्हें दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एंग्लो अफगान युद्ध, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ। इस युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? कारण यही था
कि ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में रूस का दबदबा बढ़ने लगा था और ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं रूस अपना विस्तार उत्तर पश्चिम में ना करे, क्योंकि उसी के साथ ब्रिटिश भारत की सीमाएं लगती थी और उनके व्यापारिक हितों को कहीं नुकसान ना पहुंचे। इसलिए इसके पहले कि रूस अपने कदम एशिया में मजबूत रखे और वो उनके उपनिवेश कहीं छीन ना ले, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लगाया और वहाँ पर उन्होंने अफ़गानिस्तान की कमज़ोर राजनीति और बिखरी हुई राजनीति का लाभ उठाकर उन्होंने अफ़गान के साथ तीन युद्ध किए। चौथे युद्ध में अफ़गानिस्तान ने अपने आप को जो है स्वतंत्र करा लिया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। ब्रिटिश ने अलेक्जेंडर बर्न्स को जासूस बनाकर अफ़गानिस्तान भेजा। अंग्रेज उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर अपना संपूर्ण प्रभुत्व चाहते थे। जब ईरान ने अफ़गानिस्तान के हेरात पर आक्रमण किया और पंजाब ने सिंध प्रांत को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया, अंग्रेज सजग हो गए। अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी। किनके खिलाफ मदद मांगी? पंजाब के खिलाफ मदद मांगी और ईरान के खिलाफ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना तो उनकी मदद की, ना ही ब्रिटेन से कोई उनको मदद आई। उल्टा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अफ़गानिस्तान के कई इलाकों पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश आक्रमण कर दिया और इस तरह से 1838 से लेकर 1917 तक 4 एंग्लो अफ़गान युद्ध हुए। पहला युद्ध 1838 से 1840 में, दूसरा 1842 से 1844 में, तीसरा 1878 से 1879 में और चौथा 1917 में, जब अफ़गानिस्तान ने अपने आप को रूस के चुंगल से आज़ाद करा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी वो आज़ाद हो गया। 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। जो सिंध प्रांत है, सिंधु नदी के आसपास का इलाका जो आजकल आधुनिक पाकिस्तान में है। एंग्लो अफगान वॉर, सिंस रशिया वॉज एडवांसिंग टुवर्ड द southwest of Asia, and he was making his roots firm in Afghanistan and some part of the Asia. That's why East India Company was little bit worried if Russia expand beyond that territory, he may take away the colonies of the British India, and he may advance toward the northwestern part of the India. That's why East India Company was little bit worried about. It was that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. That's why British sent Alexander Burns as a spy in Afghanistan to investigate the growing power of Russia. English wanted their absolute control over northwest frontier. English became cautious when Iran attacked over Herat and Sikhs attacked over Peshawar and merged them into their territory. Then one of the noble of Afghanistan, Dost Muhammad, pleaded for help to East India Company to save guard themselves from Iran and growing power of Punjab, but East India Company didn't came for their help at all. Moreover, British made advance over Afghanistan and invaded the territory of Afghanistan. He indulged in four battles with Afghanistan, which was popularly known as Anglo-Afghan battle. The first battle was fought between 1838 to 1840.
second battle 1842 to 1844, third 1878 to 1879, and fourth one 1917, when Afghanistan liberated themselves from the captivity of the Britain and also Russia. Uh, 1843, English captured Sindh province, means he regained the province of Sindh. He managed to escape the province of Sindh from Afghanistan. एंग्लो-सिख युद्ध, एंग्लो-सिख वॉर। उत्तर पश्चिम में एक शक्ति थी जिसको हम सिख के नाम से जानते थे, और वहाँ सिखों के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह सिखों के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सतलुज की संधि की, जिससे उन्होंने अपने सिंधु और पंजाब के क्षेत्रों को सुरक्षित किया। यानी 1809 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि की, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी और उत्तर पूर्वी भागों तक ही वो सीमित रहेगी। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शर्त को माना और उनको मनवाया महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। और इसी के साथ ही पंजाब में आंतरिक कलह का दौर शुरू हुआ, और इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने 1839 से 1845 के दरमियान 2 युद्ध किए, जो एंग्लो सिख युद्ध कहलाते थे। 13 दिसंबर 1845 में ब्रिटिश गवर्नर हेनरी हार्डिंग्स ने सतलुज नदी के पास स्थित फिरोजपुर पर आक्रमण कर दिया। 1840 में रणजोध और अजीत सिंह की अगुवाई में हेनरी स्मिथ की सेना को उन्होंने हरा दिया। 1849 में पंजाब की महारानी जिंदन को ब्रिटिशों ने गिरफ्तार कर लिया, और ये दूसरे एंग्लो सिख युद्ध का प्रमुख कारण बनी। 13 जनवरी 1839 में अमृतसर में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध शुरू हुआ। 12 मार्च 1849 में सिखों द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया और उत्तर पश्चिम में अंग्रेज़ों की जीत का सफ़र पूरा हो गया और उन्होंने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। एंग्लो सिख वॉर। महाराजा रणजीत सिंह was a brave king of Sikh. He signed a Satluj treaty with East India Company and secured its territories across the Sindhu River and Satluj River. महाराजा रंजीत सिंह died in 1839. 1839 में उनकी मृत्यु हुई। Taking the advantage of the internal unrest for the power, East India Company invaded Punjab between 1839 to 1845 twice. This war is known as Anglo-Sikh War, since after the death of the Maharaja Ranjit Singh in 1839, there was a dispute among the ministers, among the prince to who will ascend over the throne of the Punjab. And taking the advantage of this internal politics, the East India Company managed to enter in the war, and he declared the war over Punjab in 1839 to 1845. On 13th December, Governor Henry Harding invaded over Firozpur province of Punjab near Satluj River. In 1846, under the commandership of Ranjot Singh and Ajit Singh, defeated Henry Smith's army. In 1849, British arrested Maharani Jindan. On 13th January 1849, Second Anglo-Sikh War began. On 12th March 1849, Punjab surrendered before English, and thus the expansion of British Empire in the North West province completed.
अभी अपने साम्राज्य के विस्तार की एक दूसरी नीति लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में अपनाई गई। 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनकर आए भारत में, तो उन्होंने दो नीतियां लागू की भारत में। एक है दत्तक व्यवस्था पर प्रतिबंध और दूसरा है कुशासन के आधार पर किसी भी साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लेना। और ये इस सिद्धांत पर निर्भर था कि इनका नैतिक दायित्व है कि नागरिकों की मुसीबतों को वो सुलझाए। तो ये कुशासन के आधार पर विस्तार की नीति थी। आइए सबसे पहले हम दत्तक व्यवस्था के बारे में पढ़ें। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। डलहौजी ने भारतीय प्रदेशों के अधिग्रहण के लिए जो नीति अपनाई उसे विलय नीति या हड़प नीति कहते हैं। उन्होंने भारतीय शासकों द्वारा दत्तक लिए पुत्रों को शासक के तौर पर मान्यता नहीं दी। मतलब कोई भी शासक अगर पुत्री मर जाता है या उनके पुत्र नहीं होते तो वो राजगद्दी पर किसी स्त्री को नहीं बिठा सकता या किसी दत्तक लिए पुत्र को वो राजा घोषित नहीं कर सकता। वो प्रदेश स्वयं ही ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बन जाएंगे। इस आधार पर यदि कोई शासक निपुत्रिक मर जाता है तो उसकी सत्ता कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यह है दत्तक व्यवस्था। Doctrine of lapse. Doctrine of lapse has two forms. One, prohibition of adoption, and second one on the basis of misgovernance. The principle of the misgovernance depends upon the principle that we are obliged to take away this province to help the common citizen, for the welfare of the citizen. That was the basis of taking away of the province or snatching away of the province from the local emperor, and thus they adopted this policy of expansion. See, the final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was Governor General between 1848 to 1856. He devised a policy to capture Indian states, came to be known as Doctrine of Lapse. He didn't approve the adopted son of the ruler. The doctrine declared that if any Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse and become a part of the company territory. So this was under the adoption law or prohibition of the adoption law. No emperor is allowed to adopt a son and ascend on the throne of their empire. That empire would ultimately merge into the company's territory. पेशवा नाना साहेब की पेंशन इसी आधार पर उन्होंने बंद कर दी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें अंग्रेजों के हाथों में चली गई। जैसे सतारा 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, संबलपुर 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। कुशासन के आधार पर भी उन्होंने 1856 में अवध और बरार इत्यादि को अधिग्रहित कर लिया। और ये अवध को उन्होंने बहुत ही अवध के नवाब को बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन्होंने राजगद्दी से हटाया, और जिसके कारण स्थानिक निवासी और भारतीय नागरिक काफ़ी अंग्रेज़ों के इस कदम से नाराज़ थे, और यही 1857 की क्रांति का एक आधार बना। Under the doctrine of lapse, East India Company stopped the pension of Nana Saheb Peshwa. One after another, kingdoms were annexed simply by applying this doctrine. Satara was captured in 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853, Jhansi 1854. On the basis of mismanagement in Awadh,
and Berar were confiscated. Two states, that is Awadh and Berar, where the Nawab Shujauddaulah was dethroned in 1856 on the basis of misgovernance, and that becomes the platform for the 1857 revolt that we will learn in the coming lessons. नए शासन की स्थापना, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैंने पहले भाग में चर्चा की थी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए पारित किया गया, क्यों पारित किया गया, लंदन की कोर्ट में किन किन के खिलाफ जो महाअभियोग चलाए गए, महाअभियोग मतलब इम्पीचमेंट, ये वो परिकल्पना होती है जब किसी भी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उनकी कोर्ट में पेशगी होती है, उसे हम महाअभियोग कहते हैं। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो हमने पहले भाग में पढ़ा, उसका ये पुनरावलोकन है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश भारत को 4 प्रेसिडेंसियों में बांटा गया था, दिल्ली, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। प्रत्येक प्रेसिडेंसी एक गवर्नर के अधीन होती थी जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थी। इसी शासन पद्धति के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसके अनुसार भारत में 2 अदालतें बनाई गई, एक है दीवानी अदालतें और दूसरी है फौजदारी अदालतें। दीवानी अदालतें, इनके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, यानी कलेक्टर जिलाधिकारी की उन्होंने एक पोस्ट यानी उन्होंने एक पदवी जारी की और जो पूरे ज़िले का कार्यभार संभालते थे। और वही उन्हीं के अधीन दीवानी अदालतें थी। तो मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, यानी उनकी मदद के लिए उन्हें किन्हें रखा, भारतीय पंडित, हिंदू पंडित और मौलवी, जो भारतीय दंड संहिता की व्याख्या करके उनको बताते थे। दूसरा है फौजदारी अदालतें, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स, कलेक्टर की निगरानी में ये भी काम करती थी और काजी और मुफ्ती के अंतर्गत होती थी, काजी और मुफ्ती। तो ये इस तरह से 2 अदालती व्यवस्था भारत में विकसित हुई और इन्हीं के आधार पर भारत में न्याय संपादन का कार्य चलने लगा। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग्स became the first Governor General of India according to the Regulating Act of 1773. In the previous part of our discussion, we had already dealt with the Regulating Act. What does Regulating Act means? Under what circumstance it was implemented, and how different government officials were prosecuted under the law in Great Britain and what not. So British India was divided into 4 presidencies: Delhi, Mumbai, Madras and Calcutta. Each presidency was under a governor. They were responsible towards a governor general. In every district there were courts, and 2 types of the courts were there. One was the civil courts, another one was criminal courts. Civil court, Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collector who presides over the courts. So in civil court, who presides over the court? District collector, European district collector, and for his assistance Maulvi and Hindu Pandits were employed. Similarly, criminal courts were still under a Qazi and Mufti, but under the supervision of collector. Means the criminal courts were headed by Qazi and Mufti, but to keep on vigilance upon them, there was a provision of the district collector over them. So this was the new way of administration, completely different from our princely states administration. Hurdles in new systems of judiciary. नई न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या अड़चनें थी? अभी नई न्यायिक व्यवस्था में अड़चनें ये थी कि हमारे ब्राह्मण पंडित, हमारे जो ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से
कानूनों की व्याख्या कर देते थे। पहले, एक ही अपराध के लिए वर्ण व जाति अनुसार अलग अलग दंड संहिता हमारे कानून में थी, लेकिन अब ये मुश्किल ये आ रही है कि इस न्यायालयों में अब हम पुरानी हिंदू दंड संहिता को अपनाएं या अंग्रेजों की नई दंड संहिता को अपनाएं, क्योंकि अंग्रेज सभी को एक समान न्याय देने के पक्ष में थी। कानूनों में समरूपता लाने के लिए 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अनुवाद अंग्रेजी में किया, यानी जो 11 पंडितों ने जो भारतीय दंड संहिता का संकलन किया, उसको कंपोजिशन किया, जाहिर सी बात है वो या तो हिंदी में की होगी नहीं तो संस्कृत में। तो ये N.B. हॉलहेड नामक का जो पंडित है उसको ये काम दिया गया कि आप इसको अंग्रेजी में अनुवादित करके दें। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून संहिता भी तैयार कर ली गई। 1773 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कोर्ट के पास सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। भारतीय जिले में कलेक्टर का ओहदा सबसे बड़ा था, जो जिले में पुलिस, कर प्रणाली इत्यादि की निगरानी करता था। Hurdles in new systems of the judiciary. Before the advent of English in India, the criminal code depends on the Varna systems. There was different code, different sentences for the same offense. If a Brahmin commits one crime, he is given a light punishment. When the lower caste people such as Shudras and other common peoples commit any crime, they were given heavy penalty. So the Hindu judiciary was differentiated. It was caste based society. It was caste based. But now the English wanted to bring the uniformity of the law all over the country, irrespective of the caste and religion and the religion. So here comes the problem. For a single offense, different penalties were suggested to different varnas. Just right now I have told you. In 1775, 11 pandits were asked to compile a digest of Hindu law. N.B. Hallhead translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim law was compiled for the benefit of Indian judges. In 1773, a Supreme Court was established near Fort William, whose first judge was Eliza Ampe. So Eliza Ampe was the first judge to preside over the Supreme Court of India, which was stationed at Kolkata near the Fort William factory. Post of collectorate became the new center of power and patrons, because all the civil right were entrusted with the district collector. He has the right to collect the revenue. He has the right to act as a judge. He has the right to administer the affairs of the district, and he has the right to frame a policy. So the post of the collectorate became dominant during the Lord Dalhousie period. So this was the new way of the administration established by the Britishers after regulating act. Now we shall talk about the army. अब हम सेना की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध और बनारस की तर्ज पर पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। जिस तरह से अवध और बनारस में जो किसान हैं या काश्तकार है, हाँ, उनको प्रशिक्षण देकर उन्होंने सेना में भर्ती करना शुरू किया और उनकी मदद से उन्होंने विशाल सेना खड़ी की। अंग्रेज़ों ने भी कुछ इसी तरह से नीतियाँ अपनाई। भारतीय सैनिकों को जब वो सेना में भर्ती करते थे तो उन्हें सिपाही कहा जाता था। घुड़सवारों की कम ज़रूरत होने के कारण सैनिकों को अब बर्मा, मिस्र, अफ़गानिस्तान में भी युद्ध के लिए भेजा जाने लगा। सिपाहियों के पास मस्केट और मैचलॉक जैसी आधुनिक बंदूकें हुआ करती थी, जो दूर से ही
निशाना साध सकती थी दुश्मनों पर। पैदल सैनिकों का महत्व बढ़ता जा रहा था। सेना के दो अंग थे, एक तो थे इन पैदल सैनिक और दूसरा था तोपखाना यानी कैवलरीज एंड इन्फेंट्री। सेना अनुशासित थी, वेतन नगद में दिया जाता था। सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेजों ने भारतीय जाति समीकरण को अनदेखा कर लिया, जो ये भी 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। Army of the Company. East India Company followed the suit of the Awadh and Varanasi while developing his army. They started recruiting peasants and giving them training and warfare skills, and through their aid they have developed huge army, and they were the professional army. They developed the professional army. Army recruits were those time called sepoy. There were two wings of the army. One was infantry and second one is cavalry. Infantry means all types of arms and ammunitions, cannons. It constitute infantry. Whereas the cavalry is a soldiers over foot. Soldiers have two kinds of gun. One is a musket and second one is a matchlock. Musket was automatic gun, and matchlock they have to stick a fire over the bullet to fire them. Importance of the cavalry have increased and dominance of the horse regiment decreased, and that's why Indian soldiers were begun to dispute in the foreign countries like Afghanistan, Burma, Malaysia, etc. Army was disciplined. Remunerations were given in cash. There was a regular uniform of the army personnel like that. For developing huge army, English unintentionally ignored the Indian caste structure, and this formed the base of 1857 revolt, and that revolt was also known as the Sepoy Mutiny, and the incident was the use of bullet that was made in the fat of pig and cow. इस तरह से हमने पाठ को समाप्त किया। आइए अभी हम देखते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति को चुनौती देने वाले दो व्यक्तियों के नाम बताओ। टेल द नेम्स ऑफ टू पर्सन्स हु चैलेंज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। उत्तर क्या है इसका? रानी चेन्नम्मा और रयन्ना। क्वीन चेन्नम्मा एंड रयन्ना वर टू पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हु चैलेंज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। विलय नीति किसने चलाई? हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। तीसरा, मराठा राज्य मंडल के 4 सदस्यों के नाम बताओ। नेम 4 मेंबर्स ऑफ मराठा कॉन्फेडरेंसी। उत्तर क्या है इसका? मराठा राज्य मंडल के 4 सदस्य सिंधिया, भोसले, होलकर और गायकवाड़। सिंधिया, भोसले, होलकर एंड गायकवाड़, दिस वर द 4 मेंबर्स ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेंसी। इसके मुख्य मुद्दों को आप नोटबुक में लिखे के लाइए। अभ्यास के प्रश्न उत्तर को आप अपनी होमवर्क नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिख के लाइए, और इसके मुख्य मुद्दों को याद कीजिए आप। और धन्यवाद।